देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आपको दिखाते हैं। आज अचानक खबर आई कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा क्यों दिया है ये ना तो रूपाणी ने बताया और ना ही बीजेपी ने। सवाल उठा कि गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की क्यों सूझी। विपक्ष भी रूपाणी के इस्तीफे को गुजरात में बीजेपी सरकार की नाकामी से जोड़ रहा है। तो आज खबरदार में आपको विजय रूपाणी के इस्तीफे की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन बन सकता है गुजरात का नया मुख्यमंत्री। आज का दिन अमेरिका के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज है। आज 9/11 है। आज ही के दिन 20 साल पहले अमेरिका के सीने पर अलकायदा ने ऐसी चोट मारी थी कि अमेरिका ने अलकायदा को खत्म कर देने की कसम खाई थी। आज 20 साल बाद जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है और वहां तालिबान एक बार फिर सरकार बना चुका है, तो क्या अमेरिका का बदला पूरा हो गया? क्या आतंकवाद को कायदे से उखाड़ पाया अमेरिका? आज इन सवालों का जवाब आपको खबरदार में मिलेगा। और फिर हम आपको तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का अपडेट देंगे, जिसे होल्ड पर डाल दिया गया है। तालिबान ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह जैसे आयोजन पैसे की बर्बादी है, लेकिन सच क्या है ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि तालिबान जो बोलता है वो करता नहीं है। ये वही तालिबान है जो 9/11 के दिन ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटा हुआ था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने अमेरिका को चुठाने के सुनहरे मौके को गवा दिया? कहीं तालिबान डर तो नहीं गया? ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा बीजेपी की सियासत के ये 3 सूत्र रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी को चेहरे से चमत्कार पर एतबार ज्यादा होने लगा है। बीजेपी के चेहरा बदलो वाली रणनीति का ताजा शिकार हुए हैं विजय रूपाणी। गुजरात के सीएम के तौर पर आज रूपाणी का गेम ओवर हो गया और वो भी चुनाव से पहले हटाए जाने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए। मार्च से सितंबर तक यानी 6 महीने में 4 मुख्यमंत्रियों को बीजेपी लीडरशिप ने बाहर का रास्ता दिखाया है। 9 मार्च 2021 को उत्तराखंड से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलो ऑपरेशन की शुरुआत की, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा लिया गया। उनका कार्यकाल 3.5 साल से ज्यादा रहा। त्रिवेंद्र की जगह तीरथ सिंह रावत को कप्तानी मिली। 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने और 2 जुलाई को 2021 में उनका भी इस्तीफा हो गया, यानी उनकी किस्मत में मुख्यमंत्री की कुर्सी 4 महीने से भी कम रही। तीरथ सिंह गए तो पुष्कर सिंह धामी की लॉटरी लगी, वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलो ऑपरेशन के अगले शिकार बने बीएस येदियुरप्पा। 26 जुलाई 2019 को सीएम बने और 26 जुलाई 2021 को आते आते उन्हें जाना पड़ गया। हाँ, येदियुरप्पा अपने विश्वस्त बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने में जरूर कामयाब रहे। येदियुरप्पा की ताकत को देखते हुए पार्टी उनके इस दांव को नजरअंदाज नहीं कर सकी और आज विजय रूपाणी को गुजरात की गद्दी से हाथ धोना पड़ गया। उनका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा जरूर रहा, लेकिन बीजेपी को यही लगा कि उनके बूते गुजरात में घर वापसी मुश्किल हो जाएगी। खतरा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी मंडराया, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। इस मोर्चे पर रूपाणी विजयी नहीं हो पाए। विजय भाई रमणीकलाल रूपाणी ईश्वरना नामे स्वागत लऊ चुके। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन के साथ मेरी कोई तकरार नहीं थी। अब पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो मैं करूंगा। ये हमारे स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और बीजेपी ने विजय रूपाणी को विदाई पत्र थमा दिया। रूपाणी आह भी नहीं भर पाए। दर्द दिल घुटकर दिल के अंदर ही रह गया। इस्तीफे का कड़वा घूंट आला कमान का प्रसाद बताकर निगल जाना पड़ा। पद और पावर गवाकर भी सिर्फ इतना बोल पाए, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह
नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। विजय रूपाणी खतरे में तो थे, उनकी गद्दी हिलती तो दिख रही थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के खामोश हो जाने के बाद लगा कि उनके सिर से बला शायद टल गई। लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी, ऐसी खामोशी कि सुबह 11 बजे विजय रूपाणी और पीएम मोदी एक ही कार्यक्रम में मौजूद थे। दूर दूर तक इस्तीफे की कोई आशंका दिख नहीं रही थी, लेकिन दोपहर के 3 बजते बजते रूपाणी का गेम हो गया। वो चुपचाप राजभवन गए और इस्तीफा सौंप आए। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। रूपाणी के रहस्यों से भरे इस्तीफा प्रकरण के बाद गुजरात की राजनीति में नए ज्वार भाटा उठने लगे हैं। उन सूत्रों की तलाश होने लगी है जिसकी वजह से रूपाणी की नैया किनारे लगने से पहले ही डूब गई। रूपाणी के इस्तीफे के पीछे की वजहों का विश्लेषण हो रहा है। विजय रूपाणी गृह मंत्री अमित शाह के विश्वस्त थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पीछे अमित शाह का वीटो था, तो फिर रूपाणी को अचानक क्यों जाना पड़ गया? विजय रूपाणी विद्यार्थी परिषद से निकले, आरएसएस से उनका गुरु चेला वाला रिश्ता रहा। फिर रूपाणी से अचानक मोहभंग क्यों? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी की नाकामी उन्हें ले डूबी और बीजेपी को लगा कि चेहरा बदलने का सबसे माकूल मौका यही है? क्या गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल से तालमेल न होने की वजह से रूपाणी को असमय ही सरकार से रुखसत होना पड़ गया? कोई संगठन के साथ मेरी तकरार नहीं है। मैं संगठन में से बड़ा हुआ, आगे बढ़ता हुआ कार्यकर्ता हूँ। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन के साथ मेरी कोई तकरार नहीं थी। संगठन के साथ मिलकर हम सब ने काम किया है और पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में हम सारी चुनाव भी जीते हैं, आगे भी बढ़े हम। बीजेपी ने रेस के बीच ही बैटन किसी और को थमाने का फैसला किया है, क्योंकि गुजरात गोवा या उत्तराखंड नहीं, गुजरात वो राज्य है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। गुजरात में बहुत कुछ दांव पर है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 के अंत में यानी दिसंबर में होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव तब ज्यादा दूर नहीं होगा। 2017 में गुजरात में बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। अगर वही प्रदर्शन रिपीट हुआ तो मोदी शाह की जोड़ी के लिए बड़ा झटका होगा। गुजरात के न सिर्फ राजनीतिक निहितार्थ हैं, बल्कि ये हिंदुत्व की भी बड़ी प्रयोगशाला है। यानी गुजरात बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए इम्तिहान के कठिन पर्चे जैसा है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ते हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। तो बस यूं समझ लीजिए कि आज भी गुजरात आग का दरिया है जिसमें बीजेपी को डूबकर आगे जाना होगा। 2024 में कुंदन की तरह चमकना है तो बीजेपी को गुजरात की भट्टी में तपना ही होगा, निखरना ही होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात में यह चर्चा आम हो गई है कि अब गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल बीजेपी कोई ऐसे शख्स को ढूंढ रही है जिसके चेहरे के बल पर 2022 के चुनाव में बीजेपी को भारी वोटों से जीत मिल पाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लोग भूलकर उस चेहरे पर वोट देंगे? कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर, आज तक। विजय रूपाणी का यूं पत्ता काट देने की वजहों की हमने भी पड़ताल की। विजय रूपाणी के केस में ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि वो बीजेपी के गुजरात प्लान में पूरी तरह से अनफिट थे। बीजेपी को यह कतई मंजूर नहीं था कि गुजरात जैसे राज्य में उसे काम चलाऊ बहुमत से संतोष करना पड़ जाए। गुजरात में बीजेपी पर बेहतर प्रदर्शन का इतना ज्यादा दबाव है कि वो रूपाणी को लेकर कोई भी रिस्क लेने की हालत में नहीं है। विजय रूपाणी गुजरात के कास्ट कॉम्बिनेशन में भी फिट नहीं थे। रूपाणी कास्ट न्यूट्रल थे और उनके रहते पार्टी के लिए जाति समीकरण साथ पाना मुश्किल हो रहा था।
जातीय समीकरण को साधने के लिए ही मनसुख मंडाविया को केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन रूपाणी की कुर्सी का सबसे बड़ा कांटा बने प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल। दोनों के बीच जबरदस्त मनमुटाव रहा। पाटिल ने पार्टी को बता दिया था कि अगर रूपाणी को किनारे नहीं किया गया तो बीजेपी की नैया लड़खड़ाती रहेगी और रूपाणी पीएम मोदी का दिल जीतने में भी नाकाम रहे। कोरोना से जंग में रूपाणी सरकार का सरेंडर कर जाना केंद्र को बिल्कुल नहीं भाया। अब सवाल यह है कि रूपाणी की जगह कौन? इसका फैसला बीजेपी ने तो कर लिया है, लेकिन इसका खुलासा विधायक दल की बैठक के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल रेस शुरू हो गई है और अनुमान का सेंसेक्स भी हाई हो चला है। सबसे आगे हैं नितिन पटेल। रूपाणी सरकार में डिप्टी सीएम, पाटीदार नेता। आनंदीबेन पटेल गई तो दावा नितिन पटेल का ही था, लेकिन तब बाजी विजय रूपाणी मार ले गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी छलांग लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने यह तो दिखा दिया है कि मांडविया का कद उनकी नजर में क्या है। पाटीदार हैं तो जातीय समीकरण का भी झंझट नहीं है, वो भी सौराष्ट्र से, जहां बीजेपी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा नाम गोवर्धन झड़फिया का है। केशुभाई के साथ बीजेपी इन्होंने छोड़ी थी और फिर वापसी भी की। संगठन पर पकड़ बेहद मजबूत, पाटीदार नेता हैं। अगला नाम प्रफुल्ल पटेल का भी है। फिलहाल लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, लेकिन गुजरात में मोदी सरकार थी तो गृह मंत्री रहे। ये भी पाटीदार नेता हैं। चर्चा में तो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल का भी नाम है, लेकिन उन्होंने खुद दावेदारी से इनकार कर दिया है। आइए पहले सुनाते हैं सीआर पाटिल का इस पूरे मामले में क्या कहना है। આજે ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે પોતાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું છે। સ્વાભાવિકપણે નવા મુખ્યમંત્રી માટેની વાતો મીડિયામાં અને ચેનલો ઉપર ચાલી રહી છે। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી, પરંતુ નવા મુખ્યમંત્રી જે પાર્ટી તરફથી નક્કી કરવામાં આવશે તેમને શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ સાથે મળીને અમે અમારો આવનારા ઇલેક્શનમાં 2022માં 182માંથી 182 સીટ જીતવાની જે અમારો ટાર્ગેટ છે એ ચોક્કસપણે પૂર્ણ કરીશું। गुजरात के पॉलिटिकल गेम में कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। पार्टी ने विधायकों से मशवरा शुरू कर दिया है। कल सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। हमने बीजेपी के एक्शन प्लान पर पार्टी प्रवक्ता यमल व्यास से कुछ जरूरी सवाल पूछे। सर ये बताएं, कल कितने बजे मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में किन किन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है? वैसे हमारा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसके ऊपर निर्णय लेगा। अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे कि हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके अंदर सेंटर से एक ऑब्जर्वर आते हैं, एक या दो, और दो ऑब्जर्वर आकर के यहाँ विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें जो भी निर्णय होता है वो विधायक दल का उसे मान्य करते हैं। सर लेकिन ऑब्जर्वर कौन कौन लोग आएंगे यहाँ पे? अभी तक नाम हमें मिले नहीं है, परंतु ये इसके बाद जैसे ये नाम हमें मिल जाएंगे आपसे बता देंगे। सर लेकिन कौन कौन लोग रेस में रहेंगे, किन किन लोगों के नाम पे मोहर लग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी बात होती नहीं है। हमारे विधायक जो तय करेंगे उसी में से एक मुख्यमंत्री बनेगा नया। सर लेकिन विधायक दल की कल मीटिंग मिलेगी तो ऑब्जर्वर कौन होंगे, उनके नाम को लेकर? उनके नाम भी अभी तक हमारे पास आए नहीं है, वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिक्लेयर करेगा। लेकिन क्या ये माना जा रहा है कि 22 के चुनाव को लेकर बीजेपी विजय रूपाणी के चेहरे को लेकर उतरना नहीं चाहती थी मैदान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के और राष्ट्रवाद के एजेंडा के ऊपर चुनाव लड़ती है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक ही काफी है हमारे लिए पूरे देश में चुनाव लड़ने के सिंबल बनने के लिए। अब आगे क्या होगा, वो कौन सा नाम है जिस पर फाइनल मुहर लगनी है? और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे अहमदाबाद से गोपी घांगर मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं। गोपी, बीजेपी दफ्तर में इस खबर के बाद से ही लगातार जितने नेता थे उनके आने जाने का सिलसिला जारी था। सीआर पाटिल की ओर से कह दिया गया है कि भैया मैं तो नहीं हूं रेस में। अब ये बताइए, उनके खुद को अलग कर लेने के बाद, जो कि खुद ही उन्होंने मना किया है, तो कौन कौन है जो दौड़ में आगे चल रहा है और क्या जानकारी मिल पाई है गोपी आपको?
बिल्कुल चित्रा, जो जानकारी हमें बीजेपी के सूत्रों के जरिए मिल पा रही है उसमें एक सबसे ज्यादा जिसके नाम की संभावनाएं जताई जा रही है वो है नितिन पटेल, जो कि डिप्टी सीएम है गुजरात के। हो सकता है कि उन्हें डिप्टी सीएम से प्रमोशन देके मुख्यमंत्री के तौर पर उनको शपथ ग्रहण करवाया जाए। लेकिन साथ ही एक नाम ये भी आ रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर प्रदीप सिंह जडेजा को रखा जाए। इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन की बात अब तक सामने आई है कि नितिन पटेल को सीएम बनाया जाए और प्रदीप सिंह जडेजा को, जो कि गृह मंत्री है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, ताकि एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन है पाटीदार और क्षत्रिय, इसका एक कॉम्बिनेशन सामने आ पाए। साथ ही प्रफुल्ल पटेल का नाम भी बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है इस पूरी रेस में, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो कि काफी करीबी माने जाते हैं, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, ये दोनों के करीबी माने जाते हैं प्रफुल्ल पटेल। और प्रफुल्ल पटेल फिलहाल दीव दमन और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कार्यरत है। तो प्रफुल्ल पटेल और वो भी पाटीदार नेता है, इन दोनों का नाम काफी स्ट्रांगली गुजरात के अंदर कहा जा रहा है। गोवर्धन झड़फिया का नाम, लेकिन गोवर्धन झड़फिया को जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक रिबेल बन के उनके सामने खड़े हुए थे, एक विरोधी बनकर उनके सामने खड़े रहे थे, उसको लेकर लगातार ये चर्चा है, यानी उनके नाम को लेकर 50-50% की बातें हो रही है कि हो सकते हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन जिन नामों की चर्चा आप कर रही हैं, यकीनन उन सब के मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि काश कल हमारे नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? वो कौन सा नाम होगा जिसको अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? गुजरात का ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन माना यही जा रहा है कि बीजेपी किसी विधायक को ही आगे कर सकती है, क्योंकि दोबारा चुनाव कराने का विरोध, क्योंकि उत्तराखंड में एक इसी तरह की तस्वीर बनी थी, तो शायद वो ना ले। लेकिन बीजेपी जिस तेजी से फैसले लेती है वो कांग्रेस के लिए सबक हो सकता है। कांग्रेस की सरकार वाली 3 राज्यों में झगड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस से ना निगलते बन रहा है ना उगलते। प्रदेशों के नेता रह रहकर आलाकमान को आंखें दिखाते रहते हैं और पार्टी नेतृत्व आंखें मूंद कर संकट टलने का इंतजार करती है। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ। अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। संवैधानिक संकट के कारण मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। ये संयोग तो कतई नहीं, ये प्रयोग है 2022 के लिए, जिसमें जीत को लेकर किसी किस्म का जोखिम न मोल लेने का सूत्र निहित है। जो जीत के फॉर्मूले में फिट नहीं, वो पार्टी की नजर में भी हिट नहीं। इसीलिए उत्तराखंड में 2 रावत गए, कर्नाटक में येदियुरप्पा को जाना पड़ा और अब विजय रूपाणी की सीएम वाली पारी घोषित कर दी गई। अब उन्हें कुछ और जवाबदारी दी जाएगी और यहाँ कोई नया मुख्यमंत्री आकर के फिर उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से विकास करेगा गुजरात का। बीजेपी इस मायने में फटाफट क्रिकेट की तरह शॉट खेल रही है। वेट एंड वॉच वाला खेल उसे पसंद नहीं, लेकिन कांग्रेस में उल्टी गंगा बहती है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू का झगड़ा मैराथन मुकाबले की तरह खिंचता ही जा रहा है। सिद्धू को जैसे तैसे प्रदेश अध्यक्ष वाली पगड़ी थमा तो दी गई है, लेकिन कैप्टन कूल नहीं हो पा रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर दोनों का गले मिलन, सिद्धू का कैप्टन का चरण स्पर्श करना भी छलावा ही साबित हुआ है। पंजाब कांग्रेस में ऊपर से सीज फायर है, मगर भीतर ही भीतर अब सिर्फ फायर ही फायर है। मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 10ਵੀਂ घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी में भी आग लगी रहती है, तब भी धुआं नहीं निकलता। कांग्रेस में पानी डाल देने पर भी जलन कम नहीं होती, न पंजाब में, न राजस्थान में, और न ही छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई हर रोज नई नई चढ़ाई की शक्ल में सामने आती। अब तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच 36 का आंकड़ा तमाम सीमाएं पार कर रहा है। शायद सवाल इकबाल का है। जब नेतृत्व का इकबाल बुलंद हो तो चट फैसला, पट इस्तीफा हो जाता है, जैसे कि बीजेपी में हो रहा है।
और जब नेतृत्व कमजोर और बिखरा हो तो जख्म जानलेवा हो जाता है, जैसे कांग्रेस में हो रहा है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज 9/11 है, वो तारीख जब अमेरिका का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। एक आतंकवादी हमले ने अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसे युद्ध में उलझा दिया जिसे 20 साल लड़ने के बाद अमेरिका फिर वहीं खड़ा है जहां 9/11 हमले के बाद खड़ा था। अमेरिका आज जब सबसे बड़े आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी पर शोक मना रहा था, तब उस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में सरकार बनाने का जश्न मना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9/11 अटैक में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस हमले के मास्टरमाइंड आतंकी संगठन उन्हें मुंह चढ़ा रहे हैं। 20 साल पहले अमेरिका ने बदला लेने की जो कसम खाई थी, 20 साल बाद अमेरिका वो कसम पूरी किए बिना ही अफगानिस्तान से निकल चुका है और एक बार फिर अफगानिस्तान अलकायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों के लिए स्वर्ग बन चुका है, जहां से अमेरिका पर दोबारा 9/11 जैसे हमले की आशंकाएं जन्म लेने लगी हैं। इन 20 सालों में अमेरिका ने जितना पाया उससे बहुत ज्यादा खोया है। 9/11 के हमले में बेशक हजारों अमेरिकियों की जान गई, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो युद्ध छेड़ा उसमें उसे कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी सैनिकों की जिंदगियों का भी, अरबों डॉलर का भी और अपनी सुपर पावर वाली छवि का भी। 9/11 के 20 साल बाद क्या बाइडेन अपना सिर ऊंचा करके ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने 9/11 का बदला ले लिया है? 9/11 वो तारीख थी जब 2 दशक पहले सुपर पावर अमेरिका की सर्वशक्तिमान वाली छवि बुरी तरह धूमिल हो गई। 9/11 वो तारीख थी जब बहुत सारे लोगों ने पहली बार ओसामा बिन लादेन और अलकायदा का नाम सुना था। 9/11 वो तारीख थी जब एक ही पल में ओसामा बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान बन चुका था। There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. अलकायदा और ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के सीने पर जो जख्म दिए, उसने अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। Somewhere tonight, terrorists are celebrating the apocalyptic destruction that has killed so many and forever changed America and its largest city. तब अमेरिका ने कसम खाई थी कि वो सिर्फ अलकायदा से ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए खतरा बने हर आतंकी संगठन से बदला लेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. और फिर शुरू हुई बदले की कार्रवाई। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज अलकायदा की कब्र खोदने और ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। अक्टूबर 2001 में ही अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में घुस गई और अलकायदा के नेटवर्क को बर्बाद करना शुरू कर दिया। लेकिन अलकायदा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता रहा। 2002 बाली में बम धमाके, 2004 स्पेन के मैड्रिड में ट्रेन धमाका, 2007 लंदन में अटैक। एक तरफ अलकायदा अपने आतंकी मंसूबे अंजाम दे रहा था तो दूसरी तरफ अमेरिका उसकी कमर तोड़ने में लगा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया। उसके फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा, तालिबान को हटाकर अलकायदा को कमजोर किया गया। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका का साथ दुनिया के कम से कम 135 मुल्कों ने दिया। अलकायदा के बड़े बड़े आतंकवादियों को अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए मारा गया। लेकिन 9/11 हमले का असली गुनहगार ओसामा बिन लादेन को मारने में अमेरिका को 10 साल लग गए। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में ढूंढकर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन अलकायदा जिंदा रहा।
बस जगह बदल गई। मिडिल ईस्ट के देश माली, सोमालिया, सीरिया और यमन में अलकायदा ने अपनी जड़ें जमाई, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा रहा। और अब जब अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकल चुका है, तो अफगानिस्तान में तालिबान लौट चुका है, जिसने अमेरिका को अलकायदा से दूर रहने का वायदा किया था। زموږ اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سی او یا دغه په خلاف استعمال سی। तालिबान की सरकार बनने की बधाई देने वालों में अलकायदा का भी नाम है। ये बात अमेरिका भी जानता है। वो ये भी जानता है कि अमेरिका से ऐसे वादे तालिबान पहले भी कर चुका है, लेकिन हर बार तोड़ने के लिए। ये जो असली जड़ है, जो तालिबान के पीछे, ISI के पीछे, अलकायदा के पीछे जो ताकत है, वो पाकिस्तान है। अनलेस एंड अनटिल अमेरिका बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो ये 9/11 जो है दोबारा हो सकता है। तालिबान कहता कुछ है और करता क्या है, ये दुनिया देख चुकी है। उसके लड़ाके अफगान नागरिकों पर जुल्म ढा रहे हैं और आतंकवादी संगठन तालिबानी सरकार में मजे काट रहे हैं। और अब तो तालिबान ने भी कह दिया है कि 9/11 आतंकी हमले में ओसामा बिन लादेन का हाथ नहीं था। ऐसा कोई सबूत मिलता ही नहीं है। जारी बयान में कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे कहा जा सके कि 9/11 के पीछे ओसामा का हाथ था। 20 साल की जंग के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला है। सिर्फ एक बहाने के आधार पर यह जंग छेड़ी गई। तालिबान के इरादे साफ हैं। उसने अपनी कैबिनेट में छांट कर ऐसे आतंकवादियों को मंत्री पद दिए हैं जो अमेरिका के जानी दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री अखुंद से लेकर हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी तक अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी आज नहीं तो कल अलकायदा अपना सिर दोबारा उठाएगा, ये अमेरिका भी जानता है। How would you rate the likelihood of international terrorist organizations like Al-Qaeda and ISIS regenerating inside of Afghanistan and presenting a threat to our homeland or our allies, given what you see today? I would assess it as medium. I would also say, Senator, that it would take possibly 2 years for them to develop that capability. आज अमेरिका एक बार फिर उस जगह पर खड़ा है जहां वो 20 साल पहले 9/11 के दिन खड़ा था। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अमेरिका का बदला आतंकी हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ और आतंकवाद को मिटाकर राख कर देने की अमेरिकी कसम सब अधूरे हैं। 9/11 के 20 साल बाद अमेरिका शोक में है और तालिबान में जश्न है। क्या अमेरिका कह सकता है कि उसने 9/11 के गुनहगारों को सजा दे दी है? क्या बाइडेन अपने देश के नागरिकों को गारंटी दे सकते हैं कि अब दोबारा कोई 9/11 नहीं होगा? आज तक ब्यूरो। 20 साल पहले अमेरिका पर हुए 9/11 अटैक ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसके पहले तक अमेरिका इस गुमान में था कि वो दुनिया की सुपर पावर है और उस पर हमला करने की बात कोई आतंकवादी संगठन सोच भी नहीं सकता। लेकिन अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन ने तब अमेरिका के सुपर पावर वाली छवि पर जो चोट पहुंचाई, आज भी वो जख्म हरे हैं, जिन पर तालिबान नमक छिड़क रहा है। लेकिन 9/11 अटैक ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को भी बदल डाला था। जो दुनिया 2001 तक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सिर्फ जमीन के झगड़े के तौर पर देखती थी, उस दुनिया ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत को संयम का पाठ पढ़ाना छोड़ दिया। दुनिया ने भारत में पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ को पड़ोसी देशों की दुश्मनी के चश्मे से देखना छोड़ दिया। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के सभी देशों ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में अहम साझेदार मान लिया। इस बीच भारत ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग को तेज किया। पाकिस्तान से आतंकवादियों के रिश्तों को दुनिया के हर बड़े मंच से बेपर्दा किया। पिछले 20 वर्षों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध किया, तब भारत ने अफगानिस्तान के बेहतर भविष्य की नींव को मजबूती देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9/11 हमले की बरसी पर दुनिया को आतंकवाद से लड़ने का मंत्र याद दिलाया है। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। एक और हमें
इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा। आज 9/11 की तारीख को तालिबान ने भी अपनी आतंकी कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुक किया था, लेकिन अचानक तालिबान ने अमेरिका के जख्म न कुरेदने का ऐलान कर दिया और बहाना यह बनाया कि शपथ ग्रहण समारोह पैसे की बर्बादी है। वैसे पूरे अफगानिस्तान को बर्बाद और आतंकवादियों को आबाद कर देने वाले तालिबान की ये बात हजम करना बेहद मुश्किल है। तो आखिर वो कौन सी वजह है, कौन से कारण है जिससे तालिबान को 9/11 पर जश्न मनाने से रोक दिया? तालिबान की दिली इच्छा थी कि वो 9/11 की तारीख पर ही अपनी आतंकी सरकार का शपथ ग्रहण आयोजित करे, जिससे लगे हाथ अमेरिका को भी चिढ़ा लिया जाए, लेकिन तालिबान की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। इसकी दो वजह है। पहली वजह तालिबान ने बताई है कि यह शपथ ग्रहण समारोह पैसों की बर्बादी है, इसीलिए इसे कैंसिल कर दिया गया है। वैसे तालिबान की यह किफायती सोच गले नहीं उतरती। काबुल पर कब्जे के जश्न में हजारों गोलियां बर्बाद करते समय तालिबान को पैसे कम नहीं पड़ते। अफगान की जनता पर जुल्म ढाने और प्रदर्शनों को कुचलने के लिए तालिबान के पास खूब पैसे हैं। पूरे अफगानिस्तान में उसके आतंकवादी दंदनाते फिरते हैं, उसके लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने में ही पैसे क्यों कम पड़ रहे हैं? कहीं कुछ और बात तो नहीं है? मेरे मुताबिक असली कारण यह है कि उसको साफ तौर पे पाकिस्तान और चाइना ने और कुछ और देशों ने, जिसमें सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, यूएई भी हो सकता है, कतर भी हो सकता है, मैं साफ तौर पे कहूंगा कि अमेरिका को मत ललकारो। इस समय अमेरिका एक किस्म से वुंडेड टाइगर के तौर पर है। उसकी जिस माफी की बदनामी हो रही है, जिस माफी उसकी छवि गिरी है, जिस माफी उसकी निंदा हो रही है, ऐसे में वुंडेड टाइगर को ललकारना जो है तालिबान के लिए काफी भारी हो सकता है। इसको निगाह में रखते हुए तालिबान ने फैसला शायद किया है कि फॉर द टाइम बिंग इसको स्थगित किया जाए। वैसे एक वजह तो ये हुई जो तालिबान बता रहा है, शायद तालिबान की आतंकी कैबिनेट के सदस्यगण दुनिया को अपना चेहरा दिखाने से डर रहे हैं। खैर, असल में बात क्या है कि तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह में रूस, ईरान, चीन, कतर और पाकिस्तान को आमंत्रित किया था। आगे बढ़ते हैं। एक अजब इत्तेफाक हुआ है। कल ही राजस्थान में सड़क पर फाइटर जेट उतरते दिखे। आज दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर जहाज तैरते हुए प्रतीत हुए और ये सब हुआ है इंद्र देवता की मेहरबानी से, जिनकी कृपा से शनिवार रात से ही दिल्ली में इतनी तेज बरसात हुई कि हाईवे से लेकर रनवे तक सब तालाब बन गए। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां रनवे के पास इतना पानी भर गया कि वहां खड़े हवाई जहाज पानी के जहाज जैसे नजर आने लगे।